एकादश के सभी बच्चों का बैंकिंग के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। मुद्रा का मूल्य, अर्थ एवं प्रभावित करने वाले तत्व, वैल्यू ऑफ मनी, मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। देखिए, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि मुद्रा का मूल्य है क्या, और मुद्रा का मूल्य जो या जितना होता है वो उतना क्यों होता है। कौन से तत्व हैं जो मुद्रा के मूल्य को जितना वो है उतना रखते हैं। हम इस बारे में इस चैप्टर में जानने वाले हैं। जॉर्ज एनहाम की एक परिभाषा, उससे पहले जिस पे आपको गौर करने की ज़रूरत है, मुद्रा का मूल्य विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की उस मात्रा पर निर्भर होता है जो मुद्रा की एक इकाई के द्वारा खरीदी जा सकती है। अतः यह ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर निर्भर करता है। देखिए, मुद्रा का मूल्य विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा है दरअसल जो मुद्रा की एक इकाई, यानी कि जैसे 1 रुपया एक इकाई है, तो 1 रुपये के द्वारा आप जितनी भी वस्तुएं या सेवाएं खरीद सकते हैं वही उस मुद्रा का मूल्य है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि यह ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर ही निर्भर करता है। ठीक है। इसके बाद है मुद्रा के मूल्य का अर्थ। तो मुद्रा के मूल्य का अर्थ क्या है, हम इस चीज़ को जानते हैं, और इसके लिए आपको मैं एक दो बातें बताना चाहता हूँ कि मुद्रा का जो मूल्य है वह 3 अवधारणाओं में उसका प्रयोग होता है। 3 अर्थों में उस मुद्रा के मूल्य की अवधारणा का प्रयोग होता है। एक तो ब्याज दर के रूप में हम मुद्रा के मूल्य को मापते हैं, दूसरा विदेशी विनिमय दर के रूप में हम इसे मापते हैं, और तीसरा क्रय शक्ति के रूप में। ये तीनों क्या चीज़ें हैं, आइए जानते हैं इन्हें हम क्रमशः। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या चीज़ होती है। देखिए, कुछ अर्थशास्त्री हैं जो ये मानते हैं कि वस्तुओं का क्रय विक्रय बाज़ार में किया जाता है, उसी प्रकार मुद्रा का भी एक बाज़ार होता है जहाँ पे इसका क्रय विक्रय हो सकता है। ठीक है। लेकिन मुद्रा बाज़ार जो है ना, वो मुद्रा को पुनः लौटाने की प्रतिज्ञा के आधार पर मुद्रा का विक्रय किया जाता है। यहाँ पे मुद्रा जो भी ली और दी जाती है, इस आधार पे लिया जाता है कि ये मुद्रा फिर से लौटा दी जाएगी। मतलब मुद्रा देने वाला जो ऋणदाता होता है, मुद्रा लेने वाले से कुछ ब्याज लेता है, और जो बेची गई मुद्रा का मूल्य होता है। किंतु इस अर्थ में मुद्रा के मूल्य का प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य का अर्थ केवल मुद्रा बाज़ार के संदर्भ में काम आता है। यह अर्थ है, ये केवल मुद्रा बाज़ार के संबंध में आता है जहाँ पे मुद्रा को खरीदा और बेचा जाता है। अब ये मैं थोड़ा सा स्पष्ट आपको कर दूं कि मुद्रा बाज़ार से तात्पर्य क्या है। आप कभी बैंक गए होंगे, तो जब आप बैंक में जाते हैं तो आप 2 काम करते हैं, या तो आप पैसा जमा करते हैं या आप पैसा निकालते हैं, यानी कि धन की निकासी करते हैं, यानी कि डिपॉजिट या विड्रॉल। इन दोनों केसेस में आप जब जमा कर रहे होते हैं पैसा, तो आप ऋणदाता होते हैं। क्या होते हैं? ऋणदाता। और जब आप वहाँ से उधार ले रहे होते हैं तो आप ऋणी हो जाते हैं। जब आप ऋणदाता होते हैं तो बैंक आपसे ये वादा करता है कि जब कभी भी आप पैसा मांगेंगे तो हम आपको वापस कर देंगे। देखिए, यहाँ पर क्या है, मुद्रा को पुनः लौटाने की प्रतिज्ञा के आधार पर मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। आप अगर बैंक में जमा करते हैं तो बैंक आपको पुनः लौटाने की ये प्रतिज्ञा करते ही आप बैंक में जमा करते हैं। अगर बैंक ये प्रतिज्ञा न करे कि वह आपको पुनः लौटाएगा, तो क्या आप अपना पैसा बैंक में जमा करने वाले होंगे? शायद नहीं। इसी तरह से बैंक आपको जब ऋण देता है तो आप प्रतिज्ञा करते हैं कि आप पुनः लौटाएंगे उसे। अगर आप ये प्रतिज्ञा ना लें और कहीं ये प्रतिज्ञा ले लें कि हम आपको कभी नहीं लौटाएंगे, तो बैंक आपको कभी भी ऋण देना नहीं चाहेगा। तो मुद्रा का क्रय विक्रय जहाँ होता है वो मुद्रा बाज़ार कहलाता है। जहाँ कहीं पे भी मुद्रा की लेन देन होती है वो सब मुद्रा बाज़ार के अंतर्गत आते हैं। बैंक एक इसका उदाहरण है। ठीक। पूरा बैंकिंग सिस्टम बड़ा मुद्रा बाज़ार है, और जब आप वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करते हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट हो जाता है मुद्रा का। वैसे मुद्रा बाज़ार किसी देश का एक सेपरेटली अध्ययन का विषय होता है। ठीक है। खैर, इसमें एक बात मैंने आपको बताई कि मुद्रा बाज़ार का यह जो अर्थ होता है, जिसे हम ब्याज की दर के रूप में जानते हैं। ब्याज की दर अर्थात मुद्रा का जो मूल्य है वो ब्याज की दर। अगर हम समझ लें कि हमने कहीं से 10,000 रुपये उधार लिए। कितने लिए? 10,000। और हमें उस पर ब्याज जो है वो मान लेते हैं 10% देना पड़ता है। तो साल भर का इस पर ब्याज कितना हो जाएगा? रुपये 1,000। हाँ या ना? तो अगर ये 1,000 का जो आपका ब्याज है, ये 1,000 अगर हो जाता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
यहाँ पर यही इसका मुद्रा का मूल्य है। मुद्रा का मूल्य अर्थात जितनी लागत आपको देनी पड़ी। आप किसी भी वस्तु को, एक किताब खरीद के लाते हैं, तो जो भी किताब आप खरीद के लाते हैं, मान लिया उसको अगर 100 रुपये आपको देने पड़े उसको लाने में, तो उसकी लागत कितनी आई? 100 रुपये। तो उसका मूल्य कितना हुआ? 100 रुपये। जितनी लागत उतना मूल्य। तो जैसे ही आप 10,000 रुपये अगर उधार लेते हैं और 10,000 रुपये अगर आपने उधार लिया और उसका आपको मूल्य जो चुकाना पड़ा वो 1,000 रुपये चुकाना पड़ा, तो ये दरअसल आपका क्या बना? ये आपका बना उसका मूल्य। समझ गए होंगे शायद। अच्छा, अगर मान लिया ब्याज की दर यहीं पे आपको देनी पड़ जाए, ब्याज 12% की रेट से, तो आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 1200। तो आप बोलेंगे क्या कि मुद्रा का मूल्य जो है वो 1200 रुपये है, यानी कि मुद्रा आपको ज़्यादा लागत इसकी पड़ गई। ठीक है, तो ये ब्याज की दर के रूप में मुद्रा का इस तरह से मूल्य निकाला जाता है। अच्छा, दूसरी बात है, ब्याज दर मुद्रा का मूल्य ना होकर मुद्रा के प्रयोग के लिए चुकाई जाने वाली कीमत होती है। ये ब्याज दर क्या है? मुद्रा का मूल्य एक तरह से नहीं है, ये उसकी कीमत है, उसकी लागत है। ठीक है, तो यहाँ पर लागत मुद्रा की कितनी हो गई? 1200। तो ये जो है मुद्रा के मूल्य को कम, मुद्रा की कीमत को ज़्यादा दर्शाता है, यानी कि उसकी लागत को ज़्यादा दर्शाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्याज की दर। ये बात समझ गए होंगे कि मुद्रा को जब आप लेते हैं तो लौटाने की प्रतिज्ञा के आधार पर लेते हैं, और आप जब भी किसी से पैसा लेते हैं तो आपको उसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है वो उस पर ब्याज होता है, वही आपकी उस ऋण को लेने की लागत है, और यही मुद्रा का मूल्य का एक अर्थ है, ब्याज की दर। दूसरा आता है विदेशी विनिमय दर। आप अक्सर सुनते होंगे कि भारतीय रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले संभला, या डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे चला गया। ऐसी न्यूज़ आती हैं कि भारतीय रुपया धड़ाम, इस तरह की तमाम न्यूज़पेपर्स में आप सुनते होंगे। विदेशी विनिमय दर का यही संबंध है इससे। इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक भारतीय रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले कितनी है। जैसे एक US डॉलर जो होता है, एक US डॉलर की कीमत भारतीय रुपीस कितने हैं, ये इसका विदेशी विनिमय दर है। कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, कहा है कि कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले किसी विदेशी मुद्रा की जितनी मात्रा मिल सकती है वही मुद्रा का मूल्य है। किंतु मुद्रा के मूल्य का यह अर्थ भी व्यवहारिक इसलिए नहीं है क्योंकि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण केवल एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए ही किया जाता है। अतः मुद्रा का यह मूल्य विदेशी व्यापार के संबंध में ही उपयुक्त हो सकता है, पहली बात। दूसरा, यह किसी मुद्रा का बाह्य मूल्य है। बाह्य मतलब देश के बाहर का मूल्य, ये आंतरिक मूल्य नहीं है। यह देश के अंदर सामान्य क्रय विक्रय के लेन देन में काम में आता ही नहीं है, तो इसका भी उपयोग बहुत कम होता है। और तीसरा जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल मुद्रा का यही रूप जो है वो प्रचलन में है, क्रय शक्ति, परचेज पावर। दरअसल क्रय शक्ति क्या है? क्रय शक्ति यानी कि मुद्रा का मूल्य वस्तुओं तथा सेवाओं की उस मात्रा से जिसे मुद्रा की एक इकाई द्वारा खरीदा जा सकता है। मुद्रा का यह रूप सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा मान्य, सर्वमान्य है। मुद्रा की क्रय शक्ति ही मुद्रा का दरअसल वास्तविक मूल्य है। किसी वस्तु के लिए मुद्रा की उपयोगिता तभी होती है, ध्यान रखना, जब उससे आपकी आवश्यकता की वस्तुएं या सेवाएं आप खरीद सकते हैं। यदि 100 रुपये के किसी नोट के द्वारा कोई वस्तु आप खरीद ही ना सकें तो क्या उस 100 रुपये की कोई वैल्यू आपके लिए होगी? क्या उस 100 रुपये की कोई उपयोगिता होगी? क्राउथर इसी संबंध में लिखते हैं कि क्राउथर इसी संबंध में जो कहते हैं वो है कि मुद्रा स्वयं में बेकार हो सकती है। उसका मूल्य केवल इसीलिए होता है क्योंकि उसे विनिमय में स्वीकार किया जाता है। विनिमय यानी कि वस्तुओं का एक्सचेंज करना, वस्तुओं को देना बदले में मुद्रा को लेना, या वस्तुओं को लेना और बदले में मुद्रा को देना। तो विनिमय का माध्यम है मुद्रा। आपने मुद्रा के प्रमुख कार्य सुने होंगे, विनिमय का माध्यम और संचय का आधार। तो विनिमय का माध्यम बनता है क्रय शक्ति के रूप में मुद्रा। तो आप मुद्रा का अभिप्राय क्या मानेंगे? क्रय शक्ति। जैसे 50 रुपये 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, तो 50 रुपये का मूल्य 1 किलोग्राम चावल हो गया। यानी कि जब मुद्रा का मूल्य वस्तुओं या सेवाओं में हम मापते हैं तो वही मुद्रा का मूल्य या क्रय शक्ति के रूप में मुद्रा का मूल्य कहलाता है। ये अर्थ रहे, 3 अर्थ थे, ब्याज के रूप में, विदेशी विनिमय दर के रूप में, क्रय शक्ति के रूप में। अब हम मुद्रा मूल्य की कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। 2 परिभाषाएं आपको इसमें से पढ़ लेनी है। एक तो रॉबर्टसन की परिभाषा बेहतरीन है,
और ये याद भी करनी है आपको। मुद्रा के मूल्य से हमारा अभिप्राय वस्तुओं की उस मात्रा से जो सामान्यतया मुद्रा की एक इकाई द्वारा विनिमय से प्राप्त होती है। विनिमय वस्तुओं और सेवाओं का किसी का भी हो सकता है। एक इकाई द्वारा जितनी भी वस्तुएं आपको मिलती हैं, वस्तुओं की वही मात्रा मुद्रा का वो मूल्य होता है। क्राउथर, मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय उसकी क्रय शक्ति से है। ठीक, क्रय शक्ति मतलब मुद्रा की एक इकाई के बदले कितनी वस्तुएं या सेवाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। ये दो परिभाषाएं आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन भी आप निष्कर्ष की लिखेंगे कि उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय मुद्रा की क्रय शक्ति से होता है, अर्थात मुद्रा की एक इकाई के बदले जितनी वस्तुएं आप खरीद सकते हैं वही उसका मूल्य है। अब मुद्रा का जो मूल्य का अर्थ है वो क्रय शक्ति है या सामान्य क्रय शक्ति, ये अंतर समझ लीजिएगा ज़रा कि क्रय शक्ति और सामान्य क्रय शक्ति क्या है। देखिए, कोई भी राष्ट्र हो, प्रतिदिन हज़ारों वस्तुओं और सेवाएं खरीदी बेची जाती हैं। मुद्रा के मूल्य को किसी भी एक वस्तु या सेवा द्वारा मापा नहीं जा सकता। इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मुद्रा द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। हम मुद्रा के मूल्य को विभिन्न वस्तुओं में व्यक्त करें तो हमें मुद्रा के अनेक मूल्य प्राप्त होंगे। फिर किसी वस्तु के रूप में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा किसी दिन, और अन्य वस्तुओं के रूप में मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर अलग अलग विचार नहीं किया जाता, वरन हम उनकी कीमतों का एक औसत ले लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं सामान्य क्रय शक्ति, जनरल परचेजिंग पावर। ये दरअसल सामान्य वस्तु मूल्य यानी कि जनरल प्राइस लेवल जो होता है, सामान्य मूल्य स्तर जिसे हम बोलते हैं, उस पर आधारित होता है। ठीक है, तो मुद्रा का मूल्य सामान्य क्रय शक्ति के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। रॉबर्टसन इस संबंध में कहते हैं कि मुद्रा की एक इकाई के बदले विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो भी सामूहिक मात्रा आपको प्राप्त होती है उसी को मुद्रा का मूल्य कहा जा सकता है। तो मुद्रा का मूल्य और सामान्य कीमत स्तर में संबंध क्या है? अभी बातों बातों में मैं बोल गया था कि मुद्रा का जो मूल्य है दरअसल वो क्या है, वो सामान्य क्रय शक्ति से निर्धारित होता है। और मैंने बोला कि सामान्य क्रय शक्ति सामान्य कीमत स्तर पर आधारित होती है। तो इसे ज़रा सा समझ लीजिएगा। संबंध जब जानेंगे तो संबंध विपरीत दिखेगा। चलिए, सेलिगमैन की परिभाषा, मुद्रा का मूल्य मुद्रा की क्रय शक्ति होती है जिसे वस्तुओं तथा सेवाओं के कीमत स्तर में जाना जा सकता है। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि मुद्रा के मूल्य और सामान्य कीमत स्तर में विपरीत संबंध है। यानी कि जब सामान्य कीमत स्तर जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा होगा तो मुद्रा का मूल्य घट रहा होगा, और जबकि सामान्य कीमत स्तर में कमी हो रही होगी तो मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा होगा। इसे उदाहरण से समझ लीजिए, जब वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें दुगनी हो जाएं तो मुद्रा का मूल्य आधा रह जाता है। फिशर के शब्दों में मुद्रा की क्रय शक्ति सामान्य कीमत स्तर की समानुपाती है। इसका कारण मुद्रा की क्रय शक्ति का अध्ययन और कीमत स्तर का अध्ययन समान है। अब इसमें मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? पेट्रोल पंप पे। और पेट्रोल पंप पे आपको, जब आप पेट्रोल पंप पे पहुँचते हैं तो मान लेते हैं कि आपको ₹100 देने होते थे, और ₹100 दे करके आपको 2 लीटर पेट्रोल मिलता था। अभी आप ₹100 देते हैं और आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। अब आप देखिए, ₹100 पहले भी थे, ₹100 अभी भी हैं। आपको क्या लगता है, जब ₹100 दे करके 2 लीटर पेट्रोल आप पाते थे और अभी आप ₹100 दे करके 1 लीटर पेट्रोल पाते हैं, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है? जाहिर सी बात है, ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि ₹100 का मूल्य जो है ना वो घटा है, क्योंकि पहले आपको 2 लीटर मिलता था, अभी 1 लीटर मिल रहा है। तो आपने क्या देखा, जब आपने ये पाया कि ₹100 में आप पहले 2 लीटर पाते थे तो उस समय 1 लीटर की वैल्यू कितनी थी? ₹50 थी, और अभी 1 लीटर की वैल्यू कितनी हो गई? ₹100। यानी कि जनरल प्राइस लेवल तो बढ़ा। यहाँ पे मैंने पेट्रोल को ही सारी वस्तुएं मान ली है। ये एक पेट्रोल का कीमत है, लेकिन सारी वस्तुओं को मान लेते हैं जो जनरल प्राइस लेवल है वो ही दुगना हो जाए। ठीक है, वो दुगना हो गया ना, यहाँ 50 से बढ़ के 100 हो गया। तो आपने पाया कि मुद्रा की जो कीमत है वो घट के आधी हो गई। मात्रा कितनी हो गई? 2 की जगह 1 रह गई, आधी हो गई। तो जनरल प्राइस लेवल का, और जो जनरल प्राइस लेवल है और जो आपकी मुद्रा की जो मूल्य है, ठीक है, जनरल परचेजिंग पावर,
जनरल प्राइस लेवल, जनरल परचेजिंग पावर, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं लेकिन विपरीत। अगर इसमें बढ़ोतरी होगी जितने प्रतिशत की, इसमें उतने ही प्रतिशत की कमी आपको नज़र आएगी। तो आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी मुद्रा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। इन संबंध में हम आपको थोड़ी सी बातें बता देते हैं कि दो प्रकार के मुद्रा को प्रभावित करने वाले तत्वों में दो प्रकार के परिवर्तन आप पाते हैं। एक तो परिवर्तन पाते हैं कि या तो मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाए या मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुद्रा में के मूल्य में कमी होने के क्या क्या कारण होते हैं, और फिर हम जानेंगे कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि के क्या क्या कारण हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ये कारण जो हैं हम कल शामिल करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी प्रतिक्रिया से कृपया मुझे ये बताते रहें कि ये वीडियोज़ आपके लिए कुछ उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं या नहीं। जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में आप इसे लिख सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो बिल्कुल ठीक लिखें, ख़राब लगे तो ख़राब लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।